गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चल रहा था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इस मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने दो नियम बता दिए थे, दो लॉ बता दिए थे। आज बताने जा रहे हैं हम तीसरा लॉ, ठीक है। पहला लॉ एक बार समराइज कर दे रहे हैं। पहला लॉ ये था कि फोटो करंट जो है वो लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी मतलब लाइट के ब्राइटनेस पे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा फोटो करंट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी यूँ कहिए कि फोटो करंट में ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट, जिसको कहते हैं हम लोग सेचुरेशन करंट, ठीक है ना, वो उतना ही ज़्यादा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट लॉ यही था कि सेचुरेशन करंट जो होगा लाइट के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दूसरा लॉ मैंने बताया था डिपेंडेंस ऑफ फोटो करेंट ऑन दी वोल्टेज, ठीक है ना। तो देखिए वोल्टेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सेचुरेशन करंट पे, ठीक है। आप कितना ही वोल्टेज बढ़ाते जाओ, याद होगा आपको, ठीक है। ये ऐसे गया था कि कितना ही वोल्टेज बढ़ाते जाओ फोटो करेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। और वही आप निगेटिव कर दो वो कलेक्टर को, ठीक है ना, तो क्या होता है, निगेटिव वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते फोटो करंट कम हो जाता है। एक समय आता है कि फोटो करंट जीरो हो जाता है, ठीक है ना। एक खास वोल्टेज पे फोटो करंट जीरो हो जाता है। उस खास वोल्टेज का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा किस पे, लाइट के फ्रीक्वेंसी पे। यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लाइट के यानी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर बताए हैं। तीसरा लॉ यही है कि यदि फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाए इंसिडेंट रेडिएशन का तो फोटो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वही आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए जी, पहले तो ये है कि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ I वर्सेस V ग्राफ है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना। अब हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, देख, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिक्स रखी गई है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो चेंज हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना है सो, पहला तो आप वोल्टेज वर्सेस ये बना लीजिए करंट का ग्राफ। ये ऐसा जाता था एक सिंगल, ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए। यदि यही हो गया इसका ऐसा V0, ठीक है, ये V01 लिखिए, फ्रीक्वेंसी F1 लिखिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इंटेंसिटी फिक्स है। अब क्या करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, ठीक है ना, फोटो करंट ये सेचुरेटेड वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, सेचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा। यही मैंने पहला लाइन लिखा है कि जब एनोड पोटेंशियल यानी कि कलेक्टर पोटेंशियल को पॉजिटिव रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू इमीटर, तो सेचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही निगेटिव कीजिएगा, ठीक है। तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए हम दिखाए हैं, यदि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, सेकंड पॉइंट में ये बात लिखे हैं हम कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे कट ऑफ पोटेंशियल वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा इसी को और देखते हैं। ये होगा ऐसे, ये होगा V01, ये हुआ V02 और ये हुआ V03, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी F1, ये फ्रीक्वेंसी F2 और ये फ्रीक्वेंसी F3। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो दूसरा लॉ यही था, ठीक है। दूसरा लॉ यही था। पहला लॉ था, मतलब इसमें दो पॉइंट हम देखे हैं इसमें। पहला पॉइंट ये था कि फ्रीक्वेंसी यदि फिक्स रहे, फ्रीक्वेंसी वेरी किया जाए तो सेचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, चाहे कितना वोल्टेज बढ़ाओ। लेकिन जब
कलेक्टर वोल्टेज को निगेटिव कर देते हैं और हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं, तो कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने पर क्या होता है, कट ऑफ वोल्टेज बदलते चले जाते हैं। ये V01 है, ये V02 है और ये V03 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर F3 ग्रेटर दैन F2 ग्रेटर दैन F1 है और मॉड ऑफ V03 ग्रेटर दैन मॉड ऑफ V02 ग्रेटर दैन मॉड ऑफ V01 है। ठीक है, तो यही है थर्ड लॉ कि फ्रीक्वेंसी पे किस प्रकार से डिपेंड करता है फोटो करंट। तो मैंने दोनों केस, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए से ड्रॉ कर दिए हैं, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन क्या करना है हमको कि आखिर क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, ये हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है आपको पता है, लाइट की एनर्जी पढ़े होंगे आप 11th में। ठीक है, और हम यहाँ भी पढ़ाएंगे। लाइट की जो एनर्जी होती है वो h इंटू एफ होता है, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी होती है। यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा रेडिएशन की एनर्जी रहेगी। ठीक है, और रेडिएशन की एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और अब यदि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ज़्यादा एनर्जी किया तो नो डाउट उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बताएं जी, Kmax का फार्मूला, Kmax का फार्मूला बताएं EV0। नो डाउट काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो V0 बढ़ेगा ना, V0 यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि नहीं। एक्सप्लेनेशन समझ में आया, क्लियर रहना चाहिए। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर रेडिएशन की एनर्जी बढ़ती है। जब रेडिएशन की एनर्जी बढ़ती है और वो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो नो डाउट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग V0 भी बढ़ेगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यही इसका एक्सप्लेनेशन है, इतना नोट कर लीजिए। ये था थर्ड लॉ। 2 लॉ पहले से करवा चुके हैं, ये है थर्ड लॉ, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, थर्ड लॉ को नोट कीजिए डायग्राम सहित। इसको मिटाते हैं। डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज तो अपने से ही बना लोगे आप। ठीक है, डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, 4 नियम है, 4 लॉ है, और ये वही लॉ है जो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, पहला लॉ देखिए, पहला लॉ वही है जो बताए थे, जो सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज स्मॉल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई, है ना, बताए थे ना तुम लोगों को। चलिए दूसरा लॉ है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये हम आज बताएं। ठीक है, ये आज शायद आज नहीं बताएं ना, हाँ आज ही बताएं। देखिए आज ही बताएं हैं, अभी ही बताएं हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अभी अभी जो मैंने इससे पहले मैंने जो ऑब्जर्वेशन आपको बताया था, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था ना, हाँ, तो बीच में एक टर्म आया ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है,
क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो लाइट रेडिएशन का क्या, रेडिएशन का एनर्जी बढ़ गया, और जितना ज़्यादा लाइट का एनर्जी होगा उतना ही एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। इंटेंसिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा तो लाइट की इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है वो बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यदि इंटेंसिटी बढ़ता है तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इंटेंसिटी करंट बढ़ेगा, ये मैंने कल ही बता दिया था, है ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, याद रखिएगा। तीसरा है, तो देखिए यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन है, ठीक है। तीसरा लॉ जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा, ठीक है, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी मेटल का जितना फिक्स होता है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट उस पर पड़े, ठीक है। जैसे किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया आपका कितना, मान लीजिए कि दे दिया कितना होता है फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज कितना जाता है, 10 पे पावर 18, हाँ मान लीजिए 10 पे पावर 18 हर्ट्ज, ठीक है, 10 पे पावर 18 हर्ट्ज मान लीजिए कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो 10 पे पावर 18 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप दीजिएगा तभी जाके लाइट इमिट होगा, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लाइट होना चाहिए, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और चौथा जो है, ये आपको सीधे याद रख लेना है, इसको एक्सपेरिमेंटली नहीं बताना चाहिए, कि टाइम डिले, किसके बीच का टाइम डिले, जब लाइट मेटल सरफेस पर पड़ता है और इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, वो इंटरवल, ठीक है ना, लाइट के पड़ने के बाद और इलेक्ट्रॉन के इमिट होने के पहले का जो टाइम गैप होता है, टाइम डिले होता है, बहुत ही कम होता है, एक्सट्रीमली लो, नहीं के बराबर, और वो होता है लगभग 10 पे पावर -8 सेकेंड के ऑर्डर का, 10 टू द पावर -8 सेकेंड, या कहीं कहीं लिखा हो सकता है 10 टू द पावर -9 सेकेंड। तो यही दो ऑप्शन है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड का ऑर्डर का होगा, नहीं तो 10 टू द पावर -9 सेकेंड का ऑर्डर का होगा, ठीक है। हम सुविधा के लिए 10 टू -8 सेकेंड लिख दिए हैं। तो यही 4 नियम है, नोट कर लीजिए, ठीक है। यही समरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्योरी इतना ही है। अब न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ना हो आपको, तो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए पढ़ना होगा आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो पहले ये नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अरे कर देते हैं, कर चलिए। अब ना अगला टॉपिक है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। देखिए, मैक्स प्लैंक ने दिया था ये थ्योरी 1990 में, 1990 में, समझ गए, यानी कि हाल ही में दिया था, 1990 ज़्यादा नहीं हुआ, 30 बरस हुआ है 1990 को पार हुए, समझ गए ना। तो देखिए उन्होंने क्या थ्योरी दिया था, उन्होंने कहा था कि लाइट जो होता है ना, वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलता है, ठीक है ना, और इस पैकेट्स को कहा जाता है फोटोन, ठीक है। लाइट की एनर्जी जो होगी, एक दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि लाइट की जो एनर्जी होगी वो एक सर्टेन एनर्जी के हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा। हमें लाइट एनर्जी का प्रत्येक वैल्यू नहीं मिल सकता। जैसे कि देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, 11th में पढ़ा होगा कि फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। यदि लैम्डा नैनोमीटर में हो तो hc जो होता है 1242 होता है, चाहे 1240 होता है, ठीक है ना। अब आपको हम कह दें कि लैम्डा जो है 620 नैनोमीटर है, नैनोमीटर में 620 नैनोमीटर है, तो एनर्जी कितना आ जाएगा जी, बताइए तो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यानी एक फोटोन की एनर्जी जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में यदि वेवलेंथ दे दिया 620 नैनोमीटर, तो एनर्जी हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गया। तो देखिए, अब थोड़ा मैथमेटिकली समझाते हैं इसको हम, ठीक है। मैक्स प्लैंक ने कहा था कि
लाइट की एनर्जी का प्रत्येक वैल्यू हमको नहीं मिल सकता है, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं मिल सकती, एक डिस्क्रीट वैल्यू ही मिलेगा। और डिस्क्रीट वैल्यू मतलब कि क्या है, एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही मिलेगा। जैसे वो देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है कि वो मिनिमम वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि इस फोटोन से जो लाइट बना होगा उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, 2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो वो मिनिमम एनर्जी जो होता है एक क्वांटा कहलाता है, ठीक है। क्वांटा एक सिंगुलर नाउन हुआ, क्वांटम एक प्लूरल नाउन हुआ, ठीक है। एक क्वांटा कहलाता है और इसी क्वांटा का नाम है फोटोन, इसी क्वांटा का नाम है फोटोन। तो लाइट की एनर्जी जो होगा फोटोन की एनर्जी के एक मल्टीपल के रूप में ही हमेशा होगी, कंटिन्यूअस वैल्यू हमको नहीं मिल सकता, कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं मिल सकता लाइट में कभी भी, ठीक है। जैसे लाइट एनर्जी या फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमको ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी जो मिलेगी लाइट की वो हमेशा एक फोटोन की एनर्जी के मल्टीपल के रूप में ही मिलेगी, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा है, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय ए सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन वैल्यू। एक सर्टेन वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही एनर्जी होगा, लाइट एनर्जी होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब चाहे लाइट एनर्जी इमिटेड, ठीक है। ये जो होगा ये सर्टेन वैल्यू का नाम क्या है, एक एनर्जी क्वांटा है और इसी को कहते हैं हम लोग फोटोन, ठीक है। और इस फोटोन की जो एनर्जी है, मैक्स प्लैंक ने कहा था कि इस फोटोन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। अब यहीं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, वेयर H is the proportionality constant and known as Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट और H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻36 जूल सेकेंड, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, यही है, सॉरी 36 नहीं है 34 है, 34 जूल सेकेंड, नोट कर लीजिए इसको, 6.63 इंटू 10⁻34 सेकेंड। तो ये हो गई एनर्जी का फॉर्मूला, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला। यदि हम इसको वेव लेंथ के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा hc/λ, ठीक है। तो यही है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में इतना ही कहा जाता है कि लाइट एनर्जी का एक कंटिन्यूअस वैल्यू हमें नहीं मिल सकता है, एक डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगा, ठीक है, एक एनर्जी के मल्टीपल के रूप में ही मिलेगा, सर्टेन एनर्जी के मल्टीपल के रूप में ही मिलेगा। उस सर्टेन एनर्जी का नाम है एक फोटोन या फिर एनर्जी क्वांटा, ठीक है। यही है क्वांटम थ्योरी। तो नोट कर लीजिए इसको, जूल सेकेंड है इसका यूनिट, H का जो यूनिट है वो है जूल सेकेंड, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। चलिए, अब मैक्स प्लैंक के थ्योरी देने के बाद आइंस्टीन ने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि लाइट एनर्जी के फोटोन की जितनी भी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है जी, अभी बताया मैक्स प्लैंक के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया था, E=H×F, यही ना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये होती है फोटोन की एनर्जी। तो फोटोन की जितनी भी एनर्जी होती है 2 पार्ट में यूज होता है, ठीक है ना। पहला इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जितनी एनर्जी यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। तो पहला ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में खत्म हो गया, यानी कि वर्क फंक्शन के रूप में खत्म हो गया। और जो एनर्जी बच गई रिलीज कराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टोटल एनर्जी जो होगा वो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इंप्लाइज, इसको आगे लिखें एनर्जी =Hf लिखें, एनर्जी के बदले में एक वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है Hf0 और Kmax का फॉर्मूला आता है eV0, वेयर V0 इज द
स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया हमको, ठीक है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल हम चाहें तो निकाल सकते हैं यदि मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया हो और रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी दे दिया हो, तो H कांस्टेंट है ही, E कांस्टेंट है ही, समझ गया। तो याद रखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जब भी निकालना हो तो हमें दो क्वांटिटी की जरूरत होती है, पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देख लीजिए इतने की जरूरत होती है। अब इसका ग्राफ भी देखिए, इसको मिटाते हैं। जो ये दो लाइन हमने जो लिखा है यहाँ पर, वही जो मैंने बोला है वही लिखा है कि एनर्जी जो है दो भाग में यूज होता है, पहला इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, दूसरा इसको एनर्जी देने में। ये दोनों लिख लीजिएगा आप लाइन, ठीक है। उसके बाद ग्राफ के लिए मेरे पास जगह नहीं बचा था, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ देखिए कैसे ड्रॉ करना है इसको। यहाँ पर V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा आपको। तो देखिए तो F0 तो कांस्टेंट है ना जी, किसी गिवन मेटल के लिए F0 कांस्टेंट होता है और H/H और E तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और डिफरेंट रेडिएशन के लिए क्या होगा, F अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अलग अलग होगा, ठीक है। और फॉर ए गिवन मेटल F0 जो होगा क्या होगा, F0 जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये ठीक वैसा नहीं हो गया जी। Y = mx - c के ऑर्डर में हो गया। Y = यहाँ F जो है x की तरह बिहेव किया, उसका कोएफिशिएंट m की तरह, तो mx - c, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है इसीलिए c लिख दिए। तो इसका आप जानते हैं इक्वेशन कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। क्या दिक्कत है, इतना तो पढ़े ही होइएगा क्या। तो हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ, यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी। आप नीचे लिखिएगा, इसके नीचे ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। आपको पता है स्लोप जो होगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन जाएगा इसका इक्वेशन, स्लोप H/E होगा और इंटरसेप्ट ये हो जाएगा निगेटिव। तो ये ऐसा ग्राफ जाएगा इसका, और इंटरसेप्ट जो जाएगा इसका वो ये जाएगा, और इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी H/E इंटू में F0, और यहाँ पे कटिंग पॉइंट होगा F0, और ये सपोज के जो थीटा है तो tan थीटा जो होगा वो H/E होगा, क्योंकि tan थीटा यहाँ पर स्लोप देगा, x का जो कॉफिशिएंट है, f का जो कॉफिशिएंट है वो स्लोप देगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही ग्राफ आप नोट कर लीजिए, समझ गए, इतना नोट कीजिए। तो यही है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन सिर्फ दो फार्मूला से आता है, उसमें से एक फार्मूला ये, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ दो क्वेश्चन से फार्मूला आता है, उसमें एक फार्मूला ये है और दूसरा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बस इतना ही है। बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं ओरल, तो इतना नोट कर लीजिए। ये ग्राफ आप नोट कीजिएगा, V0 का ग्राफ। इससे इक्वेशन को लिखने के बाद याद रहे आपको, समझ गए, तो जल्दी से नोट कीजिए इतना, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि लाइट की जो टोटल एनर्जी होगी, फोटोन की जो टोटल एनर्जी है, दो भाग में यूज होता है। पहला इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, जिसको वर्क फंक्शन कहता है, दूसरा जो बच गया वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि आइंस्टीन जी ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला ये कि एक खास फ्रीक्वेंसी से एबव फ्रीक्वेंसी रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एबव कोई ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, तो देखिए अभी इन्होंने फार्मूला लिखा है HF = HF0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब सोचिए कि इफ F less than F0, then Kmax what? Kmax will be HF minus HF0, यानी कि F minus F0। यदि F छोटा हो जाए F0 से तो ये एक निगेटिव नंबर आ जाएगा। अब ये बताइए क्या काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव होती है?
किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या निगेटिव होती है कभी भी? हाफ mv², m निगेटिव हो नहीं सकता, b² स्क्वायर है, ये निगेटिव हो नहीं सकता, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और इससे निगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या, ठीक है, कि f0 से ये असंभव है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का f0 से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होना असंभव है, ठीक है। तो इन्होंने इस फार्मूला के द्वारा इस बात को वेरीफाई किया, इस बात को प्रूव किया कि फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा ही होना चाहिए, उस सर्टेन वैल्यू का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पहला नियम कि इजेक्ट होने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉनों का जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पर ना डिपेंड करके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो देख लीजिए ना यहाँ पर, क्या ये एफ पे ही ना डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा काइनेटिक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन उस पर ज़्यादा पड़ रहा है, तो ज़्यादा फोटोन पड़ेगा तो क्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, कैसा थोड़ी है कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा उन्होंने कि टाइम लैग जो होता है, टाइम डिले जो होता है लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के इमिशन में, वो निग्लिजिबल होता है। तो उन्होंने इससे एक्सप्लेनेशन दिया कि जब कोई फोटोन इस पर पड़ता है, ये मान लीजिए फोटोन है, ये जब कोई फोटोन इस पर पड़ता है, ठीक है, जब कोई फोटोन इस पर पड़ता है तो ये फोटोन तुरंत ही उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बिना टाइम डिले किए हुए, ज्यों का त्यों उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है, तो इसीलिए एब्जॉर्ब करने में कोई टाइम डिले वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ इमिशन और एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बीच में टाइम डिले नहीं होता है, ऐसे ही उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा कि जैसे फोटोन आता है, जैसे ही फोटोन आता है वैसे ही वो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, ज्यों का त्यों एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ पर टाइम डिले नहीं होता है, इसीलिए फोटोन के पड़ने और इमिशन, इलेक्ट्रॉन के इमिशन के बीच में कोई भी टाइम डिले नहीं होता है, बस, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है, ये लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, मिटाते हैं इसको। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने से पहले, ठीक है, एक दो वैल्यू आपको याद रखनी है, बता देते हैं। h का वैल्यू तो आपको पता है ही, कितना 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू तो पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देख लीजिए, जब भी हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे E = hc/λ, अरे E = hf होता है ना जी, h × f, और आपको पता है C = f × λ, तो f = क्या हो गया c/λ, तो f = यहाँ c/λ यूज करेंगे तो hc/λ हो जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला। तो देख लीजिए कि जब कभी ये नैनोमीटर में रहे, इन नैनोमीटर, तो hc की वैल्यू होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, ठीक है। एनर्जी जो आएगा चाहे 1242 यूज कीजिए ना, और ये एनर्जी जो आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, उसी के बराबर एनर्जी जो होता है, बस एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हो गया कि ये जो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुआ, तो hc 1242 होता है, लैम्डा नैनोमीटर में होता है, कहीं कहीं 1240 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं आपको 1240 भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा डेविएशन नहीं होगा। तो इतना आपको याद रखना है, h की वैल्यू, c की वैल्यू, और hc = 1242 तो याद ही रखना है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखिए एक सिंपल सा कि इन द फिगर शोन V0 versus any stopping potential versus frequency graph is drawn for two metals. Stopping potential for frequency graph is drawn for two metals, ठीक है, for two metals, ठीक है ना। For which metal the threshold frequency is greater, निकालना है for which metal the threshold frequency is greater, यानी कि F0A और F0B में कौन बड़ा है, ठीक है। यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। आपको बताना है कि मेटल ए और मेटल बी में किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसी से रिलेटेड है,
ठीक है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, वीडियो रोकिए, खुद से बनाइए। देखिए बताते हैं कैसे बनाना है इसको। अभी अभी मैंने आपको ग्राफ बताया कि ग्राफ में V0 वर्सेस F, ग्राफ में जो F एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है वो F0 होता है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ओरिजिन से हम जितना ज़्यादा दूर रहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब कि B की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है A से। जी ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ज़्यादा इंटरसेप्ट होगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी कि तो बी की ज़्यादा होगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ना हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। फ्रेश क्लास रहेगा, फ्रेश माइंड से थोड़ा बताएंगे, अभी बहुत थोड़ा बता दिए थ्योरी, ये थ्योरी लेकिन याद रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल अगले क्लास में। थैंक यू, रहने दीजिए इतना ही।